देखिए, जो भी आरोप लगाए गए थे, संगीन आरोप थे, लेकिन उन आरोपों के पीछे कोई भी प्रमाण या तथ्य नहीं था। तो जिसे लीगल भाषा में कहते हैं क्रेडिबल एविडेंस, वैसा कुछ भी नहीं था। और भारत अपनी बात पे कायम रहा। जैसे ही ये आरोप लगाया गया तो उस समय भी भारत ने यही कहा था कि यह राजनीतिक दृष्टिकोण से ये मोटिवेटेड है, और बाद में ये भी कहा था कि ये बिल्कुल बकवास है, एब्सर्ड है। तो भारत उस समय से लेकर आज तक उसी बयान पे कायम रहा है। आज मैं एक सेवानिवृत्त डिप्लोमेट हूँ, इसलिए मैं ये नहीं जानता हूँ कि आज दोनों सरकारों के बीच क्या बातचीत हो रही है, लेकिन जो भी मैंने पढ़ा है, जो भी मैं पब्लिक रिकॉर्ड में देखता हूँ, उससे तो यही लग रहा है कि भारत अपनी बात पर कायम है। और जो भी इल्ज़ाम लगाए गए थे उस समय, वो निराधार है, उसमें किसी भी तरह का तथ्य या प्रमाण नहीं है। सर, एक स्टेटमेंट आपका भी आया था, लेकिन उसको लेकर भी कहा गया कि ये एक व्यक्तिगत स्टेटमेंट हो सकता है और राजनीतिक लाभ के लिए स्टेटमेंट हो सकता है। आप कैसे इस पूरे मामले को देखते हैं जब आप पे ये आरोप लगता है? ऐसा आरोप मुझको तो कोई याद नहीं है कि मुझ पर कोई ऐसा आरोप लगा है कि मैं व्यक्तिगत कारणों से कुछ कह रहा हूँ या मेरी कोई राजनीतिक मंशा है। मैं तो एक सेवानिवृत्त अधिकारी हूँ, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मेरा एकमात्र जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता, मेरी एकमात्र प्राथमिकता मेरा देश है। एकमात्र प्राथमिकता मेरे देश की छवि और देश की संप्रभुता है। सर, क्या लगता है कि क्या भारत को अब तक कनाडा की ओर से कोई ऐसा ठोस सबूत मिला है जो इन आरोपों को साबित कर सके? जहाँ तक मुझको पता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर हाल फिलहाल में हम देखें जो बातें इसके संदर्भ में आई हैं, जो अमेरिका में एक संगठित अपराध, उस जो कहते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप जो वो कहते हैं, उसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन हुआ, पिछले 3 वर्षों में हुआ। और कनाडा की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो भी उसकी पार्ट थी। तो इन लोगों ने इन्वेस्टिगेट करके निष्कर्ष जो निकाला है, और ये अमेरिका का निष्कर्ष है, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि जिस आतंकवादी की हत्या की आप बात कर रहे हैं, वो जो हत्या कनाडा में हुई थी, उस हत्या में गैंग वॉर था, 2 गुटों के बीच की लड़ाई थी, और इसमें भारतीय सरकार, भारत राष्ट्र, भारत के अधिकारी और भारत के राजनयिकों का कोई भी हाथ नहीं है। तो ये अमेरिका ने कहा और ये रिकॉर्ड पर है। उसी के ठीक बाद डिप्टी कमिश्नर RCMP, जो कि कनाडा की फेडरल पुलिस है, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि इस इन्वेस्टिगेशन में भारत के अधिकारी, भारत राष्ट्र, भारत की सरकार, भारत के राजनयिक, उनमें से किसी को भी चार्ज नहीं किया गया है, उनका कोई हाथ नहीं है। तो मैं जब इन दोनों वक्तव्यों को मिलाकर देखता हूँ, तो इससे तो ये बिल्कुल साफ है कि इस पूरे मामले से भारत राष्ट्र, भारत सरकार, भारत के अधिकारी और भारत के राजनयिकों का कोई लेना देना नहीं था। यह एक 2 गैंग के बीच की जो राइवलरी थी, जो उनके बीच का मनमुटाव था, उसका परिणाम है, और उस परिणाम को गलत ढंग से सामने लाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। सर, क्या लगता है कि कनाडा के आरोपों से भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भी असर पड़ेगा? देखिए, ऐसा शुरू में, अब कोई भी एक डेमोक्रेसी के जो नेता होते हैं, उस समय के कनाडा के प्रधानमंत्री, उस समय के नेता थे कनाडा के, उन्होंने अगर कुछ आरोप लगाया है तो ज़्यादातर लोग ये सोचेंगे कि कुछ न कुछ तो तथ्य होगा। लेकिन जैसे धीरे धीरे ये मामला आगे बढ़ता चला गया, लोगों ने तरह तरह से उसको जांचा परखा, तो सबों ने पूरे विश्व में 5 आइज़ को मिलाकर सबों ने यही निष्कर्ष निकाला कि वो बेतुका बयान था, और उस बयान के आधार पे भारत पर दोष लगाना बिल्कुल ही बकवास है। सर, क्या आपको लगता है कि क्या ये केवल सिर्फ हत्या की जांच तक सीमित है, या खालिस्तानी गतिविधियों को लेकर भी भारत की बड़ी चिंता निकलकर सामने आ रही है और इससे जुड़ी भी है? देखिए, अगर आप इतिहास में जाएं तो एयर इंडिया की जो कनिष्क की फ़्लाइट थी 182, उसको जो आतंकवादी गतिविधि वहाँ हुई और उसको बॉम्ब किया गया,
उस समय से ही भारत ने हमेशा कनाडा को ये कहा है लगातार कि आपके यहाँ खालिस्तानियों की भारत विरोधी एक्टिविटीज़ होती है। केवल भारत विरोधी नहीं, वो एक्टिविटीज़ ऐसी है जिसमें कि वायलेंस है, वो एक्टिविटी ऐसी है जिसमें हेट है, वो एक्टिविटी ऐसी है जो क्रिमिनल है, वो एक्टिविटी ऐसी है जो ट्रांसनेशनल क्राइम को बल देती है। भारत ने बहुत सारे एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट भी कनाडा के सामने प्रस्तुत किए, अभी तक एक भी उसमें कामयाब नहीं हो पाया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई इस हत्या के कारण खालिस्तान के बारे में भारत ने बात शुरू की। खालिस्तान के बारे में भारत शुरू से बात कर रहा है और शुरू से कनाडा के अधिकारियों को, कनाडा की सरकार को ये कहता चला आया है कि देखिए, ये आज आपको ऐसा लगता है कि भारत के खिलाफ है, ये आपके खिलाफ भी जा सकते हैं। और वही हुआ। कनाडा के समाज में ये जो आतंकवादी हैं, जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं, कनाडा उसको कहता है कनाडा बेस्ड खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट्स, तो ये जो चरमपंथी वहाँ पर हैं, वो कनाडा के सोसाइटी में ही एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, हेट क्राइम फैला रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। तो आखिरकार कनाडा तो भारत से इतने 1000 किलोमीटर दूर है, असर तो वहाँ की सोसाइटी पे भी हो रहा है। और भारत की संप्रभुता पर जब भी कोई किसी भी ढंग की परेशानी आएगी, भारत अपने आप को बचाना जानता है। सर, आपने कहा असर पड़ रहा है, भारतीय समुदाय के लोगों को इस पूरे विवाद पर असर दिखेगा, पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, भारतीय समुदाय के जो लोग वहाँ पर हैं उसमें ज़्यादातर कैनेडियन सिटीजन्स हैं, भारतीय नागरिक भी कुछ हैं उसमें से। तो उन लोगों के घर पे जाकर उनको धमकी देकर उनसे पैसे की उगाही की जाती थी। तो अगर वो उगाही किसी ढंग से कम होती है तो बिल्कुल उन पर असर पड़ेगा, उनकी ज़िंदगी पे असर पड़ेगा, उनके परिवार पे असर पड़ेगा, क्योंकि ये जो भय था ये पूरे परिवार पर फैलाया जाता था। जहाँ तक ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात है, उसमें भी ज़्यादातर भारतीय मूल के लोग थे जिनको खालिस्तानी ट्रैफिक करते थे कनाडा और अमेरिका के बीच। उसमें कमी आएगी, उसका एक असर पड़ेगा। ड्रग पेडलिंग जो ये करते थे खालिस्तानी, अभी भी करते हैं, और उसमें एक पकड़ाया भी है वैंकूवर में ढांडा करके, इसी इंडाइटमेंट, इसी चार्जशीट में है। तो ड्रग का जैसे ही कम होगा, इस तरह का स्मगलिंग, इस तरह का पेडलिंग, तो भारतीय समुदाय से जिन नौजवानों को उन्होंने अपने में शामिल किया था इस गंदी एक्टिविटी में, गतिविधि में, उन पर तो फ़ायदा पड़ेगा। वो फिर वापस समाज की तरफ जाएंगे। तो आप कोई भी एक्टिविटी देख लीजिए, हर एक का असर भारतीय मूल के लोग जो वहाँ रहते हैं उन पर पड़ेगा ही पड़ेगा। कनाडा पर तो पड़ेगा ही, क्योंकि केवल भारतीय मूल के लोगों को ही वो थ्रेटन नहीं करते थे, और लोगों को भी करते थे। वायलेंस केवल भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ ही नहीं करते थे, और भी लोगों के करते थे। तो एक तरह से ये पूरे कनाडा के लिए एक अच्छी बात है। वहाँ के समाज में शांति आएगी, वहाँ के समाज में क्राइम की कमी होगी। हम तो ये चाहते हैं कि क्राइम फ्री कनाडा हो, और कनाडा हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है। कनाडा के लोग, वहाँ के नागरिक भारतीयों के बहुत अच्छे मित्र हैं। तो इस मित्रता को सतत रूप से आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की कार्रवाई आवश्यक है। सर, अगर कनाडा के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, तो ऐसे में अगर जो आरोप लगे हैं उन आरोपों को इतना बड़ा कूटनीतिक संकट क्यों खड़ा किया गया? देखिए, मैं उस समय के प्रधानमंत्री के मस्तिष्क के अंदर जाकर तो नहीं देख सकता हूँ क्यों ऐसा किया गया, लेकिन हमारा ये मानना है, और उस समय आधिकारिक तौर से भी हमने यही कहा था, भारत सरकार भी यही कह रही थी कि ये उनका राजनीतिक दृष्टिकोण से मोटिवेटेड स्टेप था। अब क्या और क्यों ये कहना मुश्किल है। और दूसरी ये बात थी कि भारत पर इस तरह का आरोप लगाना बकवास है। भारत की जो विदेश नीति रही है, भारत की जो नीति रही है, वो कभी भी दूसरे राष्ट्रों में के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की नहीं रही है। और भारत इस पर उस दिन भी कायम था, आज भी कायम है, आगे भी कायम रहेगा। यह मैं एक भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में बोल रहा हूँ। आज मैं भारत का एक अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन भारत के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में भी मैं ये कह रहा हूँ कि भारत की जो संस्कृति है वो हजारों साल पुरानी, और संस्कृति यही सिखाती है हमें, सनातन यही सिखाता है कि दूसरों को दुख दर्द नहीं देना है। और इसे भारत ने अपनी विदेश नीति में लाया है, और विदेश नीति में बहुत स्पष्ट रूप में इसको हमेशा कहता आया है
कि भारत को दूसरे राज्यों, दूसरे राष्ट्रों, दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कोई मंशा नहीं है। सर, क्या आपको लगता है कि दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी इस विवाद को और जटिल बना रही है? भरोसे की कमी थी, लेकिन हाल फिलहाल में अगर आप देखें, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कनाडा का विज़िट किया पिछले साल, उसके बाद से रिश्तों में सुधार आता जा रहा है। और रिश्तों में सुधार जो आता है वो तभी आता है जबकि एक भरोसा, जिसको आप कह रहे हैं ट्रस्ट, में सुधार आता है। तो आज की तिथि में मैं ये कहूँगा कि जो ट्रस्ट था जब मैं और मेरे सहयोगी वहाँ से वापस आए थे भारत, उसकी अपेक्षा आज बेहतर है। और मैं तो यही कामना करूँगा कि ये ट्रस्ट और आगे बढ़े, ताकि दोनों देशों के बीच के संबंध को और बल मिले। दोनों देशों के बीच के संबंध से केवल अपनी ही भलाई नहीं हो, पूरे विश्व की भलाई हो। सर, भारत और कनाडा के रिश्ते को सामान्य करने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो सामान्यता की तरफ रिश्ते बढ़ रहे हैं और बढ़ने की आवश्यकता है। बातचीत बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी भी जब बातचीत में एक तनाव आ जाता है और जब दोनों बातचीत करना बंद कर देते हैं दोनों साइड, तो अच्छा से अच्छा रिश्ता ख़राब हो जाता है। उस समय तो इस रिश्ते में टेंशन थी, तनाव था, तो उस तनाव की स्थिति में तो दोनों को एक दूसरे से बात करने की आवश्यकता है, एक ये। दूसरा ये कि जिस तरह का ये मामला है जिसके कारण ये पूरा विवाद पैदा हुआ, अगर उसको हम ध्यान से देखें तो दो चीज़ों को नियत करने की आवश्यकता है। एक, रिंग फेंसिंग जिसे मैं कहता हूँ, कि रिश्ते को इस तरह से आप चौहद्दी बना दें उसकी, कि बाहरी जो इस तरह की अनायास बातें होती हैं उसका इम्पैक्ट रिश्तों पे बगैर बातचीत के न पड़े, एक। दूसरा ये है जिसको हम कहते हैं एडवांस वार्निंग सिस्टम। तो जब भी इस तरह के मुद्दे उठने वाले होते हैं, कोई ऐसा दोनों देशों के बीच प्लेटफॉर्म होना चाहिए, कोई ऐसा दोनों देशों के बीच एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे यह कहा जा सके कि देखिए ये सुनने में आ रहा है, क्या हम इस पर आगे विचार कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें अगर हम डाल देते हैं तो बहुत हद तक हम अपने द्विपक्षीय मामलों को, द्विपक्षीय रिश्तों को और चीज़ों से अलग कर सकते हैं, ताकि ये निरंतर नए आयामों पर आगे बढ़ते रहें। सर, एक अंतिम सवाल लूँगा। कनाडा लगातार जांच की बात कर रहा है और भारत सबूतों की मांग कर रहा है। इस गतिरोध से बाहर निकलने का एक मुख्य रास्ता आप बताएं कि क्या रास्ता हो सकता है जिससे तमाम जो विवाद फैला हुआ है, जो भारत और कनाडा के बीच संबंध खराब हो रहे हैं, उसको लेकर? देखिए, आज की तिथि में भारत जो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध होते हैं, ट्रांसनेशनल क्राइम जो होते हैं, उसके सख्त खिलाफ है। विश्व की जितनी भी संस्थाएं हैं जिसमें कि ट्रांसनेशनल क्राइम पर बातचीत होती है, भारत सबों का सदस्य है। तो भारत ने तो आज तक टेररिज्म को, आज तक ट्रांसनेशनल क्राइम को और आगे आने वाले समय में भी हमेशा से कहा है कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, और जो देश इसको बढ़ावा देते हैं उन पर भी अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी जो है वो सख्त एक्शन ले। अब जब भारत खुद इस चीज़ को आगे बढ़ाता है तो यह तो बिल्कुल निश्चित है कि भारत इस चीज़ में लिप्त हो ही नहीं सकता है, एक। दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि अगर कोई भी प्रमाण ऐसा हो जो कि लीगली जिसको फॉलो अप किया जा सके और यह ऐसा परिणाम हो जिसमें भारत सहयोग कर सके, भारत सहयोग से कभी इनकार नहीं करता है। लेकिन अगर केवल एक मनगढ़ंत कहानी को जांच करने की बात की जाए तब तो उसमें बहुत मुश्किल आती है। हमारे रिसोर्सेज उसमें बेकार होते हैं। हमारा देश जो है वो सिस्टम ऑफ लॉ पे आधारित है, तो लॉ भी उसको अलाउ नहीं करता है। किसी भी देश में, कोई भी जो अच्छा लीगल देश है वहाँ अलाउ नहीं करेगा। लेकिन आप जो इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, मुझको एक वक्तव्य याद आ रहा है अमेरिका से, यही ऑपरेशन हार्टबॉल में जो हुआ है, उसमें मुख्य एक जगह क्लैरिफिकेशन देते हुए कहा गया कि इसमें भारत की भी एजेंसीज इन्वॉल्व थी। तो हम तो ऑलरेडी उस इन्वेस्टिगेशन में सहयोग दे रहे हैं, सहयोग नहीं देने का कोई सवाल ही नहीं है। तो अमेरिका भी उसमें था, कनाडा भी था, भारत ने भी सहयोग किया, यूरोप के बहुत सारे देशों ने सहयोग किया। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय जांच थी और उस जांच में भारत ने सहयोग किया है। तो अगर आज ये कनाडा कहता है कि भारत सहयोग नहीं कर रहा है तो ये निराधार है, ये गलत है। जहाँ तक जांच का सवाल है, कनाडा के अंदर की जांच का सवाल है, तो यह भी हमें जानना होगा कि कनाडा ने
भारत के 4 नागरिकों को गिरफ्तार किया था और उन पर न्यायिक प्रक्रिया शुरू करनी थी। बहुत सीरियस रूप में तो शुरू नहीं हुई है। जब तक वो न्यायिक प्रक्रिया पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाती है, तब तक उसके बारे में कोई भी टिप्पणी करना गलत होगा। और जब वो कंप्लीट हो जाती है तो उस समय देखेंगे क्या उसका नतीजा आता है। लेकिन फिर से मैं यह याद दिलाना चाहूँगा आपके दर्शकों को, आपके रीडर्स को, कि भारत उस समय भी इस पर कायम था कि भारत का इसमें कोई हाथ नहीं है, भारतीय अधिकारियों का कोई हाथ नहीं है, भारतीय सरकार का कोई हाथ नहीं है, भारतीय राजनयिकों का कोई हाथ नहीं है। उस पर उस समय भी हम लोग कायम थे, आज भी कायम हैं, आगे भी कायम रहेंगे। और अभी जो अमेरिका से जो इंडाइटमेंट आया है उसमें यह स्पष्ट रूप से कह भी दिया गया है। तो कनाडा का भी जो लीगल प्रोसेस चल रहा है ब्रिटिश कोलंबिया में, मेरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि कनाडा भी देखिए एक लॉ अबाइडिंग कंट्री है, और मुझको पूरी उम्मीद है कि वहाँ पर भी कोई ऐसा न्यायिक निष्कर्ष नहीं निकलेगा जिससे भारत की छवि पर किसी भी ढंग का दाग लगे, और भारत को पूरी तरह से इस पूरे मामले से बरी किया जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि कनाडा एक देश के रूप में भारत से भी उस जो पिछली बातें हुई हैं उसके लिए क्षमा मांगे, भारत के राजनयिकों से क्षमा मांगे जिस पर गलत ढंग का आरोप लगाया गया था। सभी राजनयिकों का एक परिवार था, सभी परिवारों पर एक लांछन लगाया गया, बच्चे ट्रॉमेटाइज्ड हुए। तो इन सब चीज़ों का जो असर पड़ा है पूरे परिवार पर, उसे कौन दूर करेगा। आरोप लगाना बहुत आसान है, किसी के प्रेस्टीज को, किसी के रेपुटेशन को डैमेज करना बहुत आसान है, उसे आप रिपेयर कैसे करेंगे। क्योंकि वो जो स्टिग्मा लग गया वो तो अभी भी हम जितने 6-7 लोग हैं सबों पे लगा हुआ है। परिवार को जो इमोशनल, भावनात्मक स्तर पर जो पीड़ा हुई, उसे कौन दूर करेगा। तो यह सब बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। राष्ट्रों के बीच का रिश्ता अच्छा हो रहा, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे आयामों में हम आगे बढ़े, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोनों देशों को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जो पीड़ित हैं इस पूरे प्रकांड में, उन पीड़ितों को भी किसी ढंग से सहानुभूति की आवश्यकता है।